कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है और प्यार से मुस्कुरा रही होती है। उसे दिल से लगता है कि उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी माँ ऐसी नहीं थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी एक छोटे बच्चे का है। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। इसी बीच उसे एक और अजीब बात दिखती है। उसे अपने सामने कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया और उसका कोई नाम भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी माँ एक बूढ़े आदमी से बात कर रही है और उसे एम्परर कह रही है। ये सुनकर लड़के के मन में आता है कि शायद ये आदमी इस जगह का किंग है। वो ये एम्परर उसे एक नाम देता है, नोहा, और उसे 13th प्रिंस बना देता है। ये सुनकर नोहा अंदर से चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ऐसा नाम और ऐसा टाइटल सिर्फ एम्परर के बेटे को ही मिलता है। फिर एम्परर पूछता है कि नोहा की पावर किससे जुड़ी है। उसका सर्वेंट बताता है कि उसकी पावर वाटर से जुड़ी है। एम्परर ये सुनकर कहता है कि नोहा को एक ऐसा लैंड दिया जाए जहां वाटर क्लाइन के लोग रहते हैं। जैसे ये तय होता है, नोहा देखता है कि उसके सामने दिख रहे नंबर्स बदल जाते हैं। उसकी वाटर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे सब बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखे थे। इसके बाद सर्वेंट एक मैजिक करता है और नोहा की पावर सबके सामने दिखाई देने लगती है। उसकी माँ हैरानी से कहती है कि ये ताकत उसके पैदा होने के समय से कहीं ज्यादा है। सर्वेंट समझाता है कि इसका मतलब है कि नोहा की पावर बहुत जल्दी अवेकन हो गई है। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर किसी ने नहीं देखी थी। नोहा बस इतना समझ पाता है कि उसे एक नया जीवन मिला है और वो एक रॉयल फैमिली में जन्म ले चुका है। ये सब मार्स एम्पर नाम की जगह में हो रहा होता है। ये एम्पर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं। ये जगह बहुत रिच और पीसफुल मानी जाती है। एम्पर के कई बेटे हैं और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और नोहा को एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग उसकी पावर को अलग नजर से देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन नोहा देख पाता है कि उसकी पावर दूसरों से जुड़कर बढ़ रही है। उसे एहसास होता है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे, वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अब नोहा 6 साल का हो चुका होता है। वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन नोहा शांत और समझदार रहता है। फिर भी नोहा जानता है कि वो भी छोटा है और उसकी लिमिट्स है। ब्रेकफास्ट के समय उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोहा समझ जाता है कि इतने बड़े लोग वेटिंग में रहे, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत उठकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बहुत सीरियस और स्ट्रॉन्ग दिखता है, जबकि फोर्थ प्रिंस उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। वो बताते हैं कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी बड़ी मेहनत से एक भारी चीज अंदर लाता है, जो एक छोटे कॉफिन जैसी लगती है। जैसे ही वो चीज जमीन पर रखी जाती है, नोहा के दिल में अजीब सी हैवी फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हो और मदद मांग रहे हो। नोआ समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है और अब बहुत कुछ सीरियस होने वाला है। कॉफिन के अंदर रखी स्वॉर्ड से बहुत डरावनी फीलिंग निकल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उस तलवार के अंदर बहुत दर्द और बुरी मेमोरीज बंद हो। नोहा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो उस स्वॉर्ड को उठाकर देखे। नोहा जानता है कि रॉयल फैमिली में मिला गिफ्ट मना नहीं किया जा सकता। डरते हुए वो दोनों हाथों से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तलवार बहुत ज्यादा हैवी होती है। नोहा के छोटे से शरीर पर पूरा जोर पड़ता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। उसके हाथ कांपते हैं, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। कमरे में खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी सोड को कैसे संभाल पा रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि इस सोड का नाम लिवियाथन है। ये वाटर पावर से जुड़ी बहुत पावरफुल सोड है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक खो चुके हैं। ये सुनते ही नोहा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका हाथ थोड़ा और कांप जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि ये सोड हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, जिनके अंदर सही पावर और सही नेचर नहीं होता। वो इसे उठाते ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन नोहा इसे पकड़े रहता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि ये सब उसे टेस्ट करने के लिए किया गया था। उसके मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि अभी शांत रहना ही सबसे सेफ है। उस रात नोहा अपने रूम में होता है। तभी वो देखता है कि उसकी सर्वेंट जोई पहले जैसे खुश नहीं लग रही। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में वरी साफ दिखती है। नोहा उससे वजह पूछता है। काफी देर बाद जोई सच बताती है। वो बताती है कि उसके गांव में अचानक तेज फ्लड आ गई थी। खेत बह गए, घर टूट गए और उसकी माँ वहाँ अकेले फंस गई थी। अब उसके पास ना काम बचा है और ना ही कोई सहारा। ये सुनकर नोहा का मन भारी हो जाता है। वो ज्यादा देर सोचता नहीं। वो तुरंत फैसला करता है कि जोई की माँ को अपने हाउस में काम दिया जाएगा, ताकि वो सेफ रह सके। वो उसके रहने के लिए जगह और अच्छे पेमेंट देने का भी इंतजाम करता है।
नोआ के लिए सब नॉर्मल बात होती है, लेकिन जोई के लिए ये नई जिंदगी जैसी होती है। जोई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, उसके दिल में बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। नोआ बस इतना सोचता है कि जो लोग उसके साथ है उन्हें डर और मजबूरी में नहीं जीना चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग सेफ रहें और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले ना छोड़ा जाए। इसके बाद नोआ हाउस का सारा काम देखने वाले बड़े आदमी को बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहाँ फ्लड आई वहाँ की लैंड खरीदी जाए। उसका सोचना साफ होता है, मुश्किल समय में लोग घबरा कर अपनी जमीन बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अगर लैंड पहले खरीद ली जाए तो कई फैमिलीज को बाद में बचाया जा सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की सोच सकता है। नोआ के लिए अजीब नहीं होता, उसकी बॉडी भले ही छोटी हो लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। वो समझ चुका होता है कि असली पावर सिर्फ मैजिक या वेपन में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में होती है। अल्मीरिया में आने वाला टैक्स और एम्परर की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स को मिलाकर 13th प्रिंस नोहा के पास लगभग 5 लाख रियान होते हैं। लेकिन पूरा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी करीब 2 लाख रियान कम है। नोहा चुपचाप बैठकर सब सोचता रहता है। फिर वो एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेता है। वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके नाम है उसे बेच देना चाहिए। ये लैंड बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये खुद एम्पर ने गिफ्ट दी थी। ऐसे लैंड को बेचना आसान नहीं होता और इसे गलत भी माना जा सकता है। ये सुनते ही हाउस के मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एम्पर को पता चला तो वो नाराज हो सकते हैं। जोई और डैनियल दोनों नोआ को रोकने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नोआ बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है कि बड़े हाउस में जन्म लेने का मतलब सिर्फ आराम से जीना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब लोगों पर मुसीबत आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर हेल्प करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है तो ये रास्ता चुनने को तैयार है। ये सुनकर डायलन का सिर झुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नूहा उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन सोच में बहुत बड़ा है। डायलन को याद आता है कि वो खुद भी उसी एरिया से है जहाँ हाल ही में फ्लड आई थी। उसका मन और भी भर जाता है। वो नूहा को दिल से धन्यवाद देता है और तय करता है कि वो उसके हर डिसीजन और हर ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन घर में काफी हलचल थी। सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियों की मरम्मत हो रही थी, खाने पीने का सामान रखा जा रहा था और हर किसी को उसकी डाइट समझ में आ रही थी। तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी वहां आ गए। उन्हें देखते ही सब लोग रिस्पेक्ट में झुक गए। हेनरी ने नोहा से पूछा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? नोहा ने सीधे जवाब दिया, हाँ, मैं 200 जा रहा हूँ। वहाँ फ्लड आई थी, मैं खुद हालात देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी पर रखे कॉफिन पर पड़ी जिसमें मैजिक स्वॉर्ड रखी थी। वो नोहा को थोड़ा अलग ले गया और गंभीर आवाज में बोला, ये स्वॉर्ड बहुत डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की सुनती नहीं। नोहा ने शांत होकर कहा कि मैं अभी इसे यूज नहीं करूंगा, बस साथ रखकर इसे समझना चाहता हूँ। हेनरी ने उसे चेतावनी दी, जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोहा ने सिर हिलाकर कहा कि वो ये बातें याद रखेगा। कुछ समय में कारवां 200 पहुंच गया। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। चारों तरफ पानी के निशान थे, कई घर टूट चुके थे और कीचड़ में लोगों की जिंदगी दब सी गई थी। नोहा वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सही प्लानिंग की जरूरत है। उसने डायलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की जांच हो सके। फ्लड में बहुत से लोग के कागज वहां बह गए और अगर समय पर मदद ना की गई तो चालाक लोग उन्हें धोखे दे सकते हैं। जो ये सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नोहा एक नजर में इतनी सारी बातें समझ गया। नोहा खुद जमीन देखने निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था, सब्जी सड़ चुकी थी। इस साल खेती होना इम्पॉसिबल लग रहा था। इसका मतलब साफ था, लोगों के पास ना खाने का इंतजाम होगा न कमाने का। ये सोचकर नोहा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जोई ने उसे रोक कर कहा, यहाँ चलना रिस्की है, जमीन धंस सकती है। नोहा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लेऊंगा? फिर मजाक में बोला, अगर रोका तो रात में चुपचाप अकेले जाऊंगा। जोई चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई। पता चला कि फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि एम्पर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोहा ने खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया। वो बहुत पतला था, जैसे सिर्फ गर्म पानी हो, और स्मेल भी ठीक नहीं थी। साफ था कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे लेकिन इससे उनकी लाइफ दोबारा नहीं बन सकती थी। नोहा वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये जगह फिर से खड़ी होनी चाहिए। लोग फिर से खेती करें, घर बनाएं और चैन से रहें। रास्ता मुश्किल था लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया था बल्कि चेंज शुरू करने आया था। खाने के हालात वाकई बहुत खराब थे। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कम से कम खाने को तो मिल रहा है। मजबूरी में लोग वही खा रहे थे और चुपचाप सह रहे थे। ये सुनकर नोहा का दिल और दुखी हो गया। उसे लगा कि एम्पर की हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां ऑफिशियल लॉर्ड गैरल इंस्पेक्शन के लिए आया।
नोहा चुपचाप सब देखता रहा। गैरल ने बर्तन में झांका, खाना देखा और सूंघा। साफ था कि वो खराब था, फिर भी उसने कहा सब ठीक है। उसी पल कुक हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए अलग से अच्छा खाना पहले तैयार था। ये देखकर नोहा समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। नोहा आगे बढ़ा और गैरल का असली चेहरा सामने आ गया। गैरल को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। यह नोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए गलत था कि डिजास्टर में फंसे लोगों के खाने से कोई प्रॉफिट कमाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। नोहा समझ चुका था कि आदमी वीक लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसी पल लेविथन अपने आप नोहा के हाथ में आ गई। उसने उसकी डेंजरस पावर को महसूस किया। नोहा के मन में ये तय किया, पावर अगर है तो उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। लोहा ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई इंसान ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की प्रोटेक्शन करना है, ना कि उन्हें डराना। यही सोचकर उसने गैरल को सजा दी। उसके साथ काम करने वाले लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। अब सबको साफ समझ आ गया था कि स्वॉर्ड कितनी डेंजरस है। थोड़ी देर में वहां का रूलर और वॉरियर्स का कैप्टन रोन ग्रीन वहां पहुंच गया। उसने नोहा को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये 13th प्रिंस है। वो तुरंत झुक गया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे पहले पता नहीं था। फिर उसने सब लोगों को बताया कि वो एक प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। नोहा ने रोन को साफ साफ बताया कि खाने की व्यवस्था में बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसने कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो सच में लोगों को ताकत दे, इतना गाढ़ा और अच्छा कि लोग पेट भर खा सके और दोबारा काम करने लायक बने। रोन ने बिना कोई सवाल किए नोहा की बात मान ली। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो सब ठीक करेगा। नोहा ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ होप भी थी। उसी पल नोहा को लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। उसे समझ में आ गया कि एक ट्रू प्रिंस वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो। वहीं बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी धीरे से सिर उठाकर नोहा को देखने लगा। अब उसे भरोसा हो गया था कि उन्हें सच में अच्छा और सही खाना मिलेगा। ये बात फैलती 200 गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोग दिल से 13th प्रिंस नोहा का सम्मान करने लगे और उसे अपना प्रोटेक्टर मानने लगे। थोड़े समय में 200 में जो कुछ हुआ था उसी खबर एल्बर्ट तक पहुंच गई। ये जानकर वो हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लिवेथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। एल्बर्ट को लगा कि नोहा उसकी सोच से ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इसके बाद नोहा को उसके पिता एम्पर ने बुलाया। नोहा पहले से समझ गया था कि यह होने वाला है। एम्पर ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे ये भी मालूम था कि नोहा ने वो लैंड बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी और उसकी जगह पूरे एक गांव को खरीद लिया गया था। नोहा ने मनी मन सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्पर ने नोहा को थैंक्स कहा। उसने बताया कि नोहा की वजह से फ्लड के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर लोग इस डिजास्टर का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को बहुत प्रॉब्लम होती। एम्पर ने पूछा कि उसे ये सब कैसे समझ आया। नोहा ने सीधा जवाब दिया कि ये सब एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि उसकी एक मेड उसी गांव से थी। एम्पर ने कहा इसमें लक भी शामिल था, क्योंकि उसी जगह नोहा ने वाटर सोर्ड को भी कंट्रोल कर लिया। एम्पर ने नोहा की पावर फिर से देखने की इच्छा जताई। कर्ज ने मैजिक किया और नोहा की एबिलिटीज सबके सामने दिखी। उसी पल नोहा ने महसूस किया कि अब उसकी पावर में सोर्ड जुड़ चुकी है। पानी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एम्पर ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उसने नोहा से कहा कि वो आगे भी अपनी समझ और ताकत से एम्पायर की मदद करे। कुछ समय बाद कहानी कैपिटल की ओर बढ़ती है। ये शहर पूरे एम्पायर का दिल माना जाता है। यही से गवर्नमेंट चलती है, यही ट्रेड होता है और यही कल्चर आगे बढ़ाता है। लोग इसे दुनिया का सबसे रिच सिटी कहते हैं। नोहा ने इस सिटी को देखने का फैसला किया, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है। वहाँ एक फेमस सिंगर गाती थी। नोहा के साथ जोई भी थी। उसने अपने गांव के काम में पूरी मदद की थी, इसलिए अब नोहा उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। जोई अब पहले से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लगने लगी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, नोहा एक आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़की गा रही थी। उसका नाम अलीसा था। उसकी आवाज साफ थी और दिल से निकलती हुई लग रही थी। नोहा को महसूस हुआ कि वो पूरी मेहनत से गा रही है और अपने काम को सीरियसली लेती है। तो वो चुपचाप खड़ा होकर उसका गाना ध्यान से सुनने लगा। अचानक वहाँ माहौल बदल गया। कुछ बुरे लोग वहाँ आ गए और सीधा जाकर अलीसा को घेर लिया। जगह का ओनर उसे बचाने आगे बढ़ा, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। वो लोग अलीसा पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि सिर्फ गाना गाकर वो अपने पिता का लोन कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातों से अलीसा डर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बिल्कुल हेल्पलेस लगने लगी। नोआ ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। वो आगे बढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये सब गलत है। उसे पता था कि एम्पायर के लॉ के हिसाब से किसी चाइल्ड पर उसके पेरेंट्स का लोन डालना क्राइम है और किसी लड़की को मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेलना भी बड़ा अपराध होता है। उस पर नोआ के दिमाग में बस एक ही बात, पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। असली पावर तब दिखती है जब कोई वीक लोगों की प्रोटेक्शन करता है।
उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी में गुस्सा आया। उसने नोआ को गर्दन से पकड़ लिया और उसे डराने की कोशिश की। उसी पल लियोएथन ने अपना असर दिखाया। स्वॉर्ड से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वहां खड़े सभी गुंडों के शरीर में तेजी से पेन दौड़ गया। नोआ ने तलवार उनकी तरफ करके बस खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना दर्द सहने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए और जाते जाते धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोआ ने ओनर को इशारे से समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधे उसके पास भेज दिया जाएगा। जोई ने एक कार्ड दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तब जाकर ओनर को समझ में आया कि नोआ कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 13th प्रिंस है। तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन नोआ ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। नोआ ने अलाइस की तरफ देखा और उसे लगा कि उसका गाना सच में बहुत अच्छा था। उसने उससे उसकी महीने की जरूरतों के बारे में पूछा। अलीसा ने बताया कि उसे घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपनी माँ का ट्रीटमेंट का खर्चा भी। ये सुनकर नो ने फैसला किया कि वो उसे हर महीने 25 रिन देगा ताकि वो बिना डरे और टेंशन के सिंगिंग पर ध्यान दे सके। उसने ये भी कहा कि अगर वो और अच्छा गाने लगी तो ये अमाउंट आगे बढ़ जाएगी। पहले तो अलीसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। नोआ ने उसकी टोपी उठाकर उसे वापस दी और कहा कि वो अपना गाना पूरा करे। जब नो वापस पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ आदमियों को खड़ा देखा। एविलियन ने बताया कि वो लोग खुद को लैंडर्स बता रहे हैं और माफी मांगना चाहते हैं। नोआ तुरंत समझ गया कि वही गुंडे थे जिन्हें अब उसकी असली पहचान पता चल गई है। उसने शांति तरीके से कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और साफ बता दिया जाए कि किसी प्रिंस से जब चाहे तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एविलियन ने वैसा ही किया। हेनरी ने नोआ की इस समझदारी की तारीफ की। उसे लगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोआ के मन में ये बात सही है, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में एक और रीजन भी था। अंदर जाकर उसने कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। अगर उन गुंडों को लगेगा कि प्रिंस अब भी नाराज है तो वो दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत करेंगे। हेनरी ये सुनकर और भी इम्प्रेस हो गया। उसे लगा कि इतनी कम उम्र में नोहा इतने आगे की सोच सकता है, ये बड़ी बात है। उसने सोचा कि बाकी बच्ची जो उम्र में नोहा के आसपास है अभी इतनी समझ नहीं रखते। नोहा जानता था कि भाई होने के बावजूद उसकी अनब्रिंगिंग और सोच अलग होती है। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पर आ गई। हेनरी को लगा था कि नोहा सच में उसे कंट्रोल कर चुका है। नोहा ने मन ही मन माना कि ये सब हेनरी की एडवाइस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड की अपनी विल होती है। हेनरी ये सोचकर हैरान था कि नोहा इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैसे रखता है। तब नोहा ने उसे दिखाया कि स्वॉर्ड असल में हमेशा बड़ी नहीं रहती। वो पल भर में उसके हाथ में आ गई। हेनरी अपनी जगह से उठ गया क्योंकि ये उसे उम्मीद नहीं थी। नोहा ने समझाया कि स्वॉर्ड पहले से उसकी स्लीव में छुपी हुई थी। फिर उसने लिवेथन को बहुत छोटा बना दिया। ये तरीका था जिससे वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। नोहा ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने खुद उसे सिखाया था। हेनरी को ये बात समझने में समय लगा, क्योंकि स्वॉर्ड सैकड़ों सालों से नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी। उसी रात नोहा ने देखा कि वही गुंडे अब भी पैलेस के बाहर खड़े हैं। पूरा दिन बीत गया और अब उनका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। जैसे नोहा बाहर आया, उनमें से एक आदमी बिल्कुल कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नोहा ने कुछ नहीं कहा और उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखी। लिवेथिन की बहुत हल्की सी पावर बाहर निकली और वो आदमी वही फ्रीज हो गया, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। बाकी लोग डर गए। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और जल्दी से वहां से हट गए। माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये सब देखकर समझ गया कि नोहा ने फिर से स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। नोहा के मन में एक बात थी, कभी कोई फाइट किए बिना ही सामने वाले को रोक देना ज्यादा सही होता है। उस रात के आखिरी में नोहा एक समारोह में पहुंचा, जैसे रेडोक नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। जैसे ही नोहा अंदर आया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो सच में लोगों के लिए खड़ा होता है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतनी कम उम्र में भी कितना रॉयल लगता है, देखने से ही अलग ऑरा महसूस होता है। रेडोक ने मुस्कुराते हुए नोआ से पूछा, प्रिंस आपकी कमर में जो बंधा है वो क्या है? नोआ ने बिल्कुल नॉर्मल टून में जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरा गिफ्ट है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हुआ था कि एक नेशनल ट्रेजर यूं खुलेआम कमर में लटकाया जा सकता है। कुछ लोग खुशआने लगे, तब एक आदमी हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा असली ट्रेजर कैसे ले घूमेगा? ये तो कोई टॉय या रेप्लिका होगा। लेकिन जैसे ही नोआ की नजर उस पर पड़ी, उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, लेकिन देर हो चुकी थी। लेविथन ने अपने आप थोड़ी सी पावर रिलीज कर दी। पूरे हॉल में एक भारी घुटन भरी प्रेजेंस फैल गई। कुछ लोगों को सांस लेने में मुश्किल लगने लगा, कुछ को चक्कर आने लगे। डर ऐसा था जैसे मौत बिल्कुल पास खड़ा हो। पल भर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि स्वॉर्ड गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसके मास्टर का अपमान हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी लॉयल्टी समझता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। रेडोक जोर से ताली बजाने लगा, अमेजिंग, सच में अमेजिंग। उसने कहा, हम सब ने अभी अभी महसूस किया कि रियल नेशनल ट्रेजर क्या होता है, और उससे भी ज्यादा अपने आप पावर को कंट्रोल किया। अब हॉल में मौजूद हर इंसान नोआ को अलग नजर से देख रहा था। एक बार फिर तालियां गूंज उठी।
रेडोक ने पूछा, उस आदमी का क्या किया जाए जिसने आपका अपमान किया? नोआ ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। उसके बाद लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। नोआ सबसे कामली और पोलाइटली बात करने लगा। सबसे पहले लेंस रोलिंसन आगे आया। उसने झुक कर कहा कि वो इस मौके के लिए बहुत ग्रेटफुल है। फिर ब्रियोन एलन आगे आया। एलन कंपनी के हेड। उनके साथ एक लड़की भी थी, कैंडी। परिचय के बाद नोआ ने अचानक पूछा, मिस्टर एलन, क्या कैंडी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? पूरा माहौल ठहर गया। ब्रायन चौंक गया। नोआ ने सिंपल वर्ड में समझाया, आपका पोस्चर, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, आप हाई रैंक में पैदा हुए हैं, लेकिन कैंडी में वो नेचुरल नोबिलिटी नहीं है। और उसकी आंखों में देखने का तरीका वो अक्सर स्लेवरी झेल चुके लोगों में होता है। कैंडी थोड़ा घबरा गई और नोआ को देखने लगी जैसे कुछ पूछ रही हो। ये कैसे जान लिया? ब्रायन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। आप सही हैं, उसने सच कबूल लिया। मैंने उसे स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन वो बहुत तेज थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे ऐसी कहानियां पसंद है, उसने कहा। आप दोनों को मेरे मेंशन आना चाहिए। मैं कैंडी के बारे में और जानना चाहता हूँ। चारों तरफ हैरानी फैल गई। ब्रायन समझ गया कि अब वहीं से विद्यालय नहीं ठीक है। रेडियो हंसते हुए बोला, समझदार आदमी है, ज्यादा देर रुकता तो एनवी पैदा हो जाती। आखिर पहला स्पेशल एक्नोलॉजमेंट प्रिंसेस ने उसे दिया ही। नो ने आखिर में कहा कि एक और वजह थी जिससे मैं समझ गया था। जब मैंने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, कैंडी अपने पिता के सामने आ गई। इतनी छोटी लड़की नॉर्मली खुद को बचाती, लेकिन उसने प्रोटेक्ट किया। रेडोक ने सिर हिलाया। इतनी ऑब्जर्वेशन वाकई इंप्रेस है। उस रात के बाद वहां मौजूद हर इंसान जान गया था, नो सिर्फ 13th प्रिंस नहीं था, वो एक ऐसा रॉयल था जो पावर को डर के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। अगले दिन नोआ बिना किसी खास वजह के शहर में टहलने निकल पड़ा। उसे बस यूं ही बाहर घूमना अच्छा लगता था, लोगों को देखना, गलियों की हलचल महसूस करना। चलते चलते अचानक ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ समझ गया कि नोआ आज बिना रत और बिना शोर शराबे के निकला है। नोआ ने भी सीधे सीधे बता दिया कि वो बस मन बहलाने आया। ऑस्कर को ये बात थोड़ी अजीब लगी और मजेदार भी, क्योंकि आमतौर पर रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे अकेले नहीं घूमते। उस दिन ऑस्कर के पास कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए उसने नोआ के साथ चलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों ना आज ये ट्रेजर ढूंढने चला जाए। नोआ को ये आइडिया अच्छा लगा और वो तुरंत मान गया। दोनों साथ साथ चलते हुए कोबाल्ट स्टेट पहुंच गए। ये जगह पूरे एम्पायर में मशहूर थी, क्योंकि यहाँ हर तरह की पुरानी अजीब और रहस्यमय चीजें मिलती हैं। नोआ को लगने लगा कि ये गली सिर्फ सामान देखने की जगह नहीं, बल्कि लोगों की सोच और नियत समझने की भी जगह है। ऑस्कर ने चलते हुए नोहा को बताया कि इसी गली में असली चीजों के साथ बहुत सारी नकली चीजें भी बिकती हैं। यहाँ हर कोई खुद को समझदार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असली खजाना पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ऑस्कर के हिसाब से यही एक सच्चे नोबल की पहचान होती है। दोनों भाई दुकान दुकान घूमते रहे, कहीं पुराने सिक्के, कहीं टूटे हुए हथियार, कहीं अजीब से पत्थर और ताबीज। नोआ हर चीज को ध्यान से देखता, हाथ में लेकर पलटता, लेकिन उसे कुछ भी खास महसूस नहीं होता। पूरा दिन बीत गया और आखिर में ऑस्कर ने थक कर कहा कि आज शायद उनकी किस्मत छुट्टी पर है और वो खाली हाथ लौटेंगे। नोहा को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक छोटी सी पुरानी किताब पर पड़ गई। किताब बहुत साधारण दिख रही थी और उसकी कीमत सिर्फ 3 रेन थी। नोहा को खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों रुका, बस किताब उसे थोड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग लगी। उसे बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। जब ऑस्कर ने वो किताब नोहा के हाथ में देखी तो वो अचानक गंभीर हो गया। उसने ध्यान से किताब को देखा और फिर हैरानी से कहा कि ये तो एंड्रिया नाम के एक महान मेज की असली ग्रीमोर लगती है। ये कोई आम किताब नहीं है। अगर इसके अंदर का ज्ञान सही हुआ तो ये 1000 रेन तक में बिक सकती है। ऑस्कर समझ नहीं पा रहा था कि नोहा ने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे चुन ली। नोहा ने साफ साफ बता दिया कि उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसकी विंड पावर अपने आप थोड़ी बढ़ गई थी। उसी पल उसे लगा कि इस किताब में तो कुछ है। तभी लेवेथन ने भी उस किताब पर अजीब सा रिएक्शन दिया। नोहा ने तलवार को किताब की ओर किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिन चीजों की अपनी इच्छा होती है वही उसकी ताकत को बढ़ाती है। इसका मतलब ये किताब भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अचानक किताब से काली एनर्जी निकलने लगी। वो हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और अपने आप एक खास पन्ने में खुल गई। जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बन गया और हवा भारी होने लगी। ऑस्कर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक फॉरबिडन बुक है, जिसमें उस महान मेज की आत्मा बंद है जिसने विंड मैजिक में मास्टरी हासिल की थी। वो डर गया और नोहा से कहा कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, क्योंकि आत्मा बदलने की भावना से भारी हो सकती है। लेकिन नोहा बिल्कुल काम रहा, वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने लेवेथन की मदद से उस आत्मा पर पानी की जबरदस्त धार छोड़ी। पानी की लहर सीधा आसमान की ओर गई। नोहा को लगा कि उसकी पावर में फिर से कुछ चेंज हुआ है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पल उसकी सबसे बड़ी चिंता बस यही थी कि उसका भाई सेफ रहे। ऑस्कर ये देखकर दंग रह गया कि इतना बड़ा
हमला होने के बाद भी आसपास की इमारतें या लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि नोहा ने एक पल में फैसला किया था कि हमला ऊपर की ओर करना है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी पुरानी चीजों की दुकान है। उसने अपना नाम एलन बर्डसली बताया। उसने कहा कि उसने प्रिंस की ताकत देखी है और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। ट्रेजर की बात सुनकर नोहा और ऑस्कर उनके साथ उसकी दुकान चल दिए। दुकान के अंदर एलन ने उन्हें एक अंगूठी दिखाई। उसने समझाया कि अंगूठी सिर्फ अपने असली मालिक के सामने ही अपनी असली फॉर्म दिखाती है। उसने कई लोगों को इसे पहना कर देखा था, लेकिन कभी भी रिएक्शन नहीं हुआ। नोहा ने सीधा पूछा कि अगर ऐसा है तो ये बेकार ही हुई, लेकिन एलन ने बताया कि ये भी सच हो सकता है और कई बार इसे फेंकने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह वापस उसकी दुकान में आ जाती थी। इसलिए उसे यकीन था कि इसमें कोई रहस्य जरूर है। ऑस्कर को ये बात मजेदार लगी और उसने नोहा से इसे पहनने को कहा। नोहा ने जैसी अंगूठी पहनी वो लाल रंग में चमकने लगी। एक आवाज गूंजी जिसमें बताया गया था कि उसकी रेटरी बहुत ऊंची है और नोहा को उसका नया मालिक मान लिया गया है। देखते ही देखते वो अंगूठी एक आर्मर में बदल गई। नोहा ने अपनी पावर को महसूस किया, लेकिन उसमें कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ। ये ना लेविथन जैसी थी और ना ही उस किताब जैसी। फिर भी नोहा समझ गया कि आर्मर आगे चलकर उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। नोहा ने एलन की तरफ देखा और आराम से कहा कि वो ये चीज ले लेगा और बाद में पैसे भिजवा देगा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तभी ऑस्कर बीच में आ गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि इसकी कीमत वो खुद देगा और नोहा इसे उसकी तरफ से गिफ्ट समझे। नोहा कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के चेहरे पर ऐसी अपमान भरी मुस्कान थी, वो मना नहीं कर पाया। ऑस्कर मजाक के अंदाज में बोला कि पहले जादुई तलवार मिली और अब जादुई आर्मर। सच में नोहा में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आ गए। सड़क पर हलचल थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। ऑस्कर ने नोहा को जूही के साथ देखा और पूछा कि क्या वो उसे घर तक छोड़ दे। नोहा ने शांति से मना कर दिया और कहा कि उसे लेने कोई और आ रहा है। दोनों भाई अभी अलविदा ही कर रहे थे कि अचानक वही आदमी जो पहले भी परेशानी खड़ी कर चुका तलवार लेकर नोहा पर झपट पड़ा। जूही ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नोहा की अंगूठी की शक्ति अपने आप जाग गई। हवा में एक मजबूत शील्ड बन गई और तलवार उसी पर रुक गई। टकराने की आवाज के साथ हमला बेकार हो गया। गाड़ी चलाने के बाद आदमी तुरंत आगे आया और उस हमलावर को पकड़कर जमीन पे गिरा दिया ताकि वो दोबारा कुछ ना कर सके। ऑस्कर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। नोहा ने उसे शांत तरीके से समझाया कि उसने अपनी अंगूठी को लेविथन से लिंक कर दिया था, इसलिए जैसे ही किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंगूठी ने अपने आप उसे प्रोटेक्ट कर लिया। ये सुनकर ऑस्कर को यकीन नहीं हुआ था। इतनी कम उम्र में किसी का ऐसी शक्ति को संभाल लेना सच में हैरान करने वाली बात थी। उस आदमी का मामला खत्म होने के बाद नोहा का मन फिर से रेड स्ट्रीट जाने को हो गया। वो एलिसा का गाना सुनना चाहता था। उसे लगा कि जिसने उस पर हमला किया था अब वो किसी को परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए बाद में अमीलिया को सब बता देगा ताकि वो बेफिक्र हो सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसे समझ में आ गया कि परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अचानक एक नशे में डूबा आदमी मंच पर चढ़ गया और एलिसा के बहुत पास जाकर अजीब हरकतें करने लगा। एलिसा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और नशे में आदमी वहां आ गया। दोनों आपस में बहस करने लगे और बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। माहौल बिगड़ने लगा और लोग घबरा गए। नोहा ने एक पल भी देर नहीं की, वो सीधा मंच पर चढ़ गया। उसकी अंगूठी से फिर से एक मजबूत शील्ड बन गई जिसने दोनों के हाथों को वहीं रोक दिया। इसके बाद उसने लेविथन की बहुत हल्की सी शक्ति इस्तेमाल की। दोनों आदमियों को तेज झटका लगा और वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। दुकान का मालिक दौड़ते हुए नोहा के पास आया और माफी मांगने लगा। नोहा ने बस इतना कहा कि ऐसे लोगों को अब अंदर आने ना दिया जाए। मालिक ने उदास होकर बताया कि ऐसे लोग उसी की दुकान का खर्चा चलाते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। नोहा ने उसकी मजबूरी समझ ली। उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि अगर यही परेशानी है तो वो ये जगह खुद खरीद लेगा। जोई ने तुरंत पैसों की थैली आगे बढ़ा दी। नोहा ने साफ कहा कि वो ये जगह 1000 रेन में खरीद रहा है। मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने बार बार धन्यवाद किया। जैसे ही उसकी कोई बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद एलिसा नोहा के पास आई और वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाए। नोहा ने उसे बहुत आसान शब्दों में कहा कि उसे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, वो बस चाहता है कि वो गाना गाती रहे क्योंकि उसकी असली वैल्यू उसकी आवाज है। उसने ये भी कहा कि वो चाहता है कि एक दिन एम्परर खुद उसका गाना सुने, इसलिए उसे पूरे दिल से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये सुनकर एलिसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका दिल भर आया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करेगी। नोहा वापस जाकर जोई के पास बैठ गया। एलिसा फिर से मंच पर आ गई और सब लोगों से शांति से सुनने को